इंडिया और साउथ कोरिया इन दिनों इन दोनों देशों के बीच एक बड़ी दिलचस्प कहानी चल रही है। ये कहानी बीटीएस के गानों पर नाचते इंडियन फैंस की है या फिर इंडिया के अरबों के मार्केट पर नजर जमाए कोरियन कंपनियों की। चलिए आज इस रिश्ते की हर परत को खोल कर देखते हैं। लेकिन क्या ये दोस्ती उतनी ही गहरी है जितनी दिखती है, या फिर ये सब सिर्फ एक ऊपरी चमक है जिसके पीछे नस्लीय भेदभाव और सामाजिक तनाव जैसी कड़वी सच्चाई छिपी है? आज हम इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस सिक्के का पॉजिटिव साइड देखते हैं, वो पहलू जहां कल्चर और इकोनॉमी के मजबूत पुल इन दोनों देशों को एक दूसरे के करीब ला रहे हैं। स्क्रीन पर ये है आर्या, इंडिया की पहली के-पॉप स्टार। अब उनकी कामयाबी सिर्फ एक आर्टिस्ट की सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि कोरियन हाल्यू वेव अब सारी हदें पार करके पूरी दुनिया को अपना रही है। और जानते हैं, ये कनेक्शन सिर्फ म्यूजिक तक ही नहीं है बल्कि एजुकेशन तक भी पहुंच रहा है। इस नंबर को देखिए, 69। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 69 भारतीय स्टूडेंट्स के सपनों को पंख देने का मौका है। ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप के जरिए साउथ कोरिया भारतीय टैलेंट पर एक बड़ा दांव लगा रहा है, जो दिखाता है कि रिश्ता सिर्फ बातों का नहीं है। अच्छा, कल्चर और एजुकेशन के अलावा पैसा भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और इस रिश्ते में तो ये बहुत जोर से बोल रहा है। कोरियन कंपनियां इंडिया के विशाल बाजार को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह देख रही हैं, और ये पार्टनरशिप दोनों देशों के लिए ग्रोथ के नए रास्ते खोल रही हैं। पर जैसा कि कहते हैं, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। तो अब जरा इस सुनहरी तस्वीर के पीछे के कुछ गहरे रंगों को भी देखते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या एक आर्टिस्ट की सफलता उस पूरे सिस्टम पर पर्दा डाल रही है जो शोषण और अवास्तविक स्टैंडर्ड्स पर टिका है? मतलब आर्या की कहानी सुनने में बहुत अच्छी लगती है, पर क्या यही पूरी इंडस्ट्री की असलियत है? ऑनलाइन फोरम्स पर भी लोग यही चिंता जता रहे हैं। लोगों का कहना है, क्या एक इंडियन आर्टिस्ट को कोरियन इंडस्ट्री में फिट होने के लिए अपनी पहचान ही खो देनी पड़ती है? और ये बात सिर्फ ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की नहीं है, बल्कि उस जबरदस्त मानसिक दबाव की भी है जिसका सामना कलाकारों को रोज करना पड़ता है। और देखिए, ये दिक्कतें सिर्फ एंटरटेनमेंट की दुनिया तक ही सीमित नहीं है। एक तरफ साउथ कोरिया में अप्रवासियों को भेदभाव से बचाने के लिए मजबूत कानूनों की कमी है, तो दूसरी तरफ भारत में कोरियन यूट्यूबर्स के साथ बदसलूकी की घटनाएं सामने आती हैं। ये कड़वी सच्चाई है कि जमीनी हकीकत अक्सर चमकदार दावों से बहुत अलग होती है। इकोनॉमिक पार्टनरशिप की इस बड़ी कहानी में एक और पहलू है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट बनाम मजदूरों के अधिकार। और अक्सर इन दोनों के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलती है। चेन्नई में सैमसंग की फैक्ट्री का केस ही ले लीजिए। यहाँ मजदूरों को अपने बेसिक अधिकारों के लिए महीनों तक संघर्ष करना पड़ा। ये घटना साफ दिखाती है कि कैसे बड़ी बड़ी इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स के पीछे भी शोषण और टकराव की कहानियां छिपी हो सकती हैं। तो एक तरफ दोस्ती और दूसरी तरफ टकराव, इन दो अलग अलग सच्चाइयों के बीच हम इस रिश्ते के भविष्य को आखिर कैसे समझें? जरा ये आंकड़ा देखिए, 50-50। प्यू रिसर्च का ये डेटा बताता है कि साउथ कोरिया में भारत को लेकर लोगों की राय बिल्कुल बंटी हुई है। आधे लोग पॉजिटिव हैं तो आधे नेगेटिव। मतलब ये रिश्ता अभी एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां कुछ भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर हमारे सामने दो कहानियां हैं। एक है आशावादी नजरिया जो कहता है कि ये एक गहरी दोस्ती की मजबूत शुरुआत है, और दूसरा है शक वाला नजरिया जो चेतावनी देता है कि ये सब सिर्फ एक दिखावा है और शायद असली सच इन दोनों के कहीं बीच में है। इंडिया और साउथ कोरिया की कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है। आज की इस ग्लोबल दुनिया में देशों के रिश्ते कभी भी सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होते। वे बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, विरोधाभासों से भरे होते हैं, और उन्हें समझने के लिए हमें सतह के नीचे देखना ही पड़ता है। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, क्या कोई भी सच्ची साझेदारी सिर्फ कामयाबियों को सेलिब्रेट करके बन सकती है, या फिर उसे बनाने के लिए साथ मिलकर मुश्किल चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है?